और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये व्यवस्था 52 से 65 के बीच में अस्थायी रूप से संविधान में भी, किंतु 1960 के दशक में दक्षिण राज्यों में व्यापक एवं हिंसक हिंदी विरोधी प्रदर्शनों के बाद इंदिरा गांधी ने इसे अस्थायी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। पहले अस्थायी थी, लेकिन समय की मतलब पाबंदी है, तो इस पर थोड़ा संक्षेप में। हालांकि इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, क्योंकि भारत में यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ भी राजनीति से परे नहीं है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे हिंदी भाषा के लिए चुनौती। आखिर ऐसी क्या है जो कि हिंदी भाषा को के विकास में बाधक है, जो बाधा उत्पन्न कर रही है, या फिर लग रहा है कि जो चुनौती के रूप में देख सकते हैं आप? राजकुमार, राज से बात करेंगे, इसे राज को बोलने दीजिए पहले। इसकी चुनौतियों की बात करेंगे सर, तो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय और। नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। मेरा नाम है चंद्रशेखर। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर अभी भी गुजरा है, जो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी को एक वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1949 से हुई थी, जब इसे आधिकारिक रूप से भारत के राजभाषा स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 26 जनवरी 1950 से इसको लगभग मान लिया गया और तब से लेकर अब तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी भाषा के सामने मुख्य चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे शैलेश और राज। तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, जिसमें हम लोग मुद्दे पर चर्चा करते हैं परिचय के बाद। तो इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ शैलेश, हेलो दोस्तों, और राज मल्होत्रा, नाम तो सुना ही होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से आज हमारे पास चर्चा का विषय है हिंदी भाषा के लिए चुनौतियां एवं उसका समाधान। तो विषय पर चर्चा करने से पहले आप लोग से थोड़ा सा एक भोजपुरी का रैप आया है, सुना कि नहीं? मनोज वाजपेयी का। जी हाँ, सुने। बम्बई में काबा। शैलेश, मैंने सुना है, ऐसा कुछ गाना है, लेकिन मैंने इसे सुना नहीं है। बस इसकी चर्चा सुनी है कि ऐसा मनोज वाजपेयी का कोई रैप सॉन्ग आया है, मुंबई में काबा। वो शायद प्रवासी मजदूर के बारे में कुछ है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं। एक सुन लीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि भोजपुरी की जो इमेज थी अब तक मेरे दिमाग में, मतलब इस एक छोटे से रैप ने पूरा बदल दिया। बिल्कुल सही कहा। देखिए, दरअसल एक्चुअली आपको पसंद आने का कारण एक और कारण भी है कि व्यक्ति उसको अपने आप से जोड़ता है, तो उसे ज्यादा पसंद आता है। चूंकि प्रवासी मजदूर काम आप भी किए हैं दिल्ली में, तो चलिए मजाक ये भी कहीं ना कहीं भाषा के विकास में योगदान दे सकता है। भोजपुरी भी एक भाषा है। बिल्कुल जिस तरह से इसको लेके लाया गया है इसको, ये एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए आज हम लोग अब सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात की, हम पिछले सेगमेंट में चर्चा में हम लोग सारी चीज बता चुके हैं, लेकिन अब आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य विषय हम आने से पहले जानना चाहेंगे कि आज वर्तमान में जो हिंदी भाषा है भारतीय संदर्भ में वो कहाँ टिकता है? आप उसको किस जगह पर देखते हैं? शैलेश, देखिए, सबसे पहले मैं भाषा की बात करूंगा कि भाषा जो है मानव सभ्यता का अभिन्न अंग है। भाषा राष्ट्र को पहचान देती है। राष्ट्रभाषा राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र को सुदृढ़ बनाती है और राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होती है। परंतु भारत के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत जो कि विविधताओं का देश है,
उसमें एक राष्ट्रभाषा एक जटिल मुद्दा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष कई चुनौतियां हैं। इसलिए भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं अपितु राजकीय भाषा की चर्चा की गई है। राजभाषा। हमारे संविधान है वो राजकीय भाषा की बात करता है और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? गणेश जी ने सही कहा कि ये राजभाषा जो है या राष्ट्रभाषा जो है ये जनसाधारण की भाषा है। ये आम लोगों को जोड़ने का काम करता है, एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। और जहां तक ये भाषा फैलेगी, प्रसार होगी, ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देगी और हमारे विकास में भी महत्वपूर्ण जो है योगदान दे सकती। जैसे अभी आप दोनों ने कहा कि हिंदी आम बोलचाल की भाषा है, जो कि आपका मकसद मतलब जो भाव निकल कर रहा है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आम बोलचाल की भाषा है या फिर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? क्योंकि दोनों के आप जो बोल रहे हैं इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा भारत के परिप्रेक्ष्य में इस बात को हम लोग समझना पड़ेगा। भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं अपितु राज्य राष्ट्र है। मैंने जो कहा कि आप समझे, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं? इसको थोड़ा क्लियर कीजिए आप। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं अपितु राज्य राष्ट्र है। अर्थात इसमें कई सारी राष्ट्रीयताएं मिलकर भारतीय राष्ट्रीयता का समन्वय करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में विविध धर्मों, पंथों, भाषाओं, रीति रिवाजों इत्यादि का अद्भुत संगम है। भारत की एकता का कारण ऐतिहासिक, धार्मिक, आत्मिक स्वरूपता में है, जहां उसने हर धर्म, पंथ, समुदाय को अपनाकर अपनी संस्कृति में ढाल लिया और साथ में विभिन्न समुदायों, भाषाओं को पनपने व विकसित होने का अवसर दिया। भारतीय संस्कृति को कुछ शब्दों में व्यक्त करने के तो हम कह सकते हैं कि जो आप अक्सर सुनते हैं, बचपन सुनते हैं हम लोग आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जहां हर कोई भारतीय भी है तो वहां गुजराती भी है, कोई तमिल है, कोई कन्नड़ है इत्यादि। इसलिए स्वाधीनता के पश्चात जब 1956 में भाषाई राज्य गठित किए गए तो इस कदम ने भारतीयता को सुदृढ़ किया। जैसे कि अब तक अनुभव बताता है कि भारत में कुल 22 भाषाओं को राजकीय दर्जा प्राप्त है, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 1635 भाषाएं हैं और 10,000 या अधिक जनसंख्या के समुदाय द्वारा बोली जाती हैं। अधिकतर भाषाएं 2 भाषा परिवारों संबंधित हैं। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे तो हमारे पास एक मुद्दा है कि भारतीय आर्य भाषा समूह, हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी इत्यादि। एक आपका द्रविड़ भाषा समूह है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। ये तो अलग अलग विषय हो जाएगा ये। हाँ, बस कहने का मतलब है कि भारत जो हमारा विविधताओं से भरा देश है, भारत में कई भाषाएं हैं, कई धर्म है, कई पंथ है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1635 भाषाएं हैं। तो ऐसे देश में एक भाषा का होना जरूरी था। तो देखा गया कि भारत में हिंदी जो भाषा है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो संविधान निर्माताओं को ये ऐसा मत था, उनको लगा कि भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें एक भाषा को राजभाषा के रूप में मानना पड़ेगा और उसके मापदंड पर हिंदी सबसे खरी उतर रही थी। जबकि ये बात ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी पूरे भारत ये बहुसंख्यक, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि भारत हिंदी जो है सबसे मतलब कि जन सामान्य की भाषा है या फिर बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक लाइन में अगर मैं उसका उत्तर दूंगा तो 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। चंद्रशेखर, आपका फोटो कट रहा है। अब सही है? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2011 जनगणना में
के अनुसार भारत में लगभग 1635 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कई भाषाएं हैं जिसको हम लोग भारतीय आर्य भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह के रूप में बांट सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कबीलों की भाषाएं हैं। अतः राष्ट्रभाषा का दर्जा एवं उसका निष्पादन एक जटिल मुद्दा है जिसका स्वयं का एक इतिहास है। तो देखा गया कि हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती, लेकिन हिंदू अधिसंख्य भारत में बोली जाती है। अधिकांश क्षेत्र के लोग हिंदी भाषी हैं। तो इस बात को देखा गया कि अगर हम हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाएं और इसको प्रोत्साहित करें, और जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहां भी हिंदी का प्रचार प्रसार करें, तो हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। और राजभाषा आप जानते हैं किसी राज्य के लिए, किसी राष्ट्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस बात पे जोर दिया गया कि हिंदी ही सबसे नजदीक थी राजभाषा के रूप में मान्यता पाने को लेकर। राजकुमार, किसी भी भाषा को बनाना एक सतत प्रक्रिया है, ना कि कोई आसान प्रक्रिया। और जहां तक भारत के संदर्भ में हम देखें, ये बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषा बोली जाती है। आपने एक कहावत गांव में सुनी होगी, कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे वानी। ये बड़ी आसान सी कहावत है कि कुछ कुछ दूरी पर जो है पानी बदल जाते हैं और 3 कोस पे हमेशा भाषा बदल जाती है। ये भारत के संदर्भ में काफी सटीक बैठती है, क्योंकि ये विविधतापूर्ण देश है। बहुत सारी विविधताएं बड़ी बड़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में इतनी भाषा होने के बावजूद हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसका सिंपल सा रोकना चाहूंगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, उसकी बात की जा रही है, उसे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही है ना। अभी मान्यता प्राप्त तो हिंदी ही कहा सकते हैं। जी बोलिए। इस प्रकार संविधान सभा ने 1949 में जो हिंदी राष्ट्रभाषा को संदर्भित किया था, उस समय आपको पता होगा कि 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने लागू किया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाएगी। जी। और उसी दौरान 1953 में जो है ये सारा काम हो गया, और उसी समय से 1953 से हम जो है मनाते आ रहे हैं हिंदी दिवस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में 46% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा बोलते, लिखते और पढ़ते हैं। और अगर हम पूरे मतलब कि क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी मिला दें कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं और उसकी अगर गणना करें तो लगभग जो है 74 के आसपास जो है ये डाटा पहुंच जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा हैं हमारे यहाँ। लेकिन लिहाजा हमें ये भी देखना होगा कि हमारे देश में इतनी भाषाएं होने के बावजूद जो है और भाषाओं को इग्नोर नहीं किया गया। उचित सम्मान मिलना जरूरी है। उचित सम्मान मिलना जरूरी है। इसकी क्षेत्रीयता जो है, जैसे तेलुगु हो गया, क्या कहते हैं, कन्नड़ हो गया, या तमिल हो गया, या फिर जो है मराठी हो गया, बहुत सारे बंगाली हो गए, तो इसकी एक अलग अहमियत है। जी ठीक है, आपके चंद्रशेखर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका प्रश्न अगर ये है कि हिंदी राजभाषा के रूप में क्यों सबसे लोकप्रिय है, तो अगर आपका प्रश्न ये है तो इसको जानने के लिए हम लोग को राष्ट्रभाषा का ऐतिहासिक विकास है जो, और जो संवैधानिक स्थिति थी, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। अगर आपका प्रश्न ये है कि जहां तक मैं समझ पा रहा, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी को ही क्यों चुना गया राजभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के रूप में, तो एक्चुअली हमें समझना पड़ेगा इसकी संवैधानिक स्थिति को कि स्वतंत्रता पश्चात के जैसे भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद विभाजन हुआ, हम लोग सबको मालूम है। तो विभाजन की जो स्मृति थी ब्रिटिश राज के समय में, अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं भारत के इतिहास में कई सारे राज्यों के होने और उनके परस्पर ईर्ष्या व संघर्ष की स्मृतियों के कारण
भारत के संविधान निर्माताओं की मुख्य चिंता भारत की संप्रभुता और एकता की अखंडता को सुनिश्चित रखने की उसको रखना था। और उसकी चिंता यही थी कि भारत जो कि कई भाषाओं, धर्मों, राज्य और संस्कृतियों में बटा हुआ है, वो भारत की एकता पर उसका असर न हो। तो इस हिसाब से भी हिंदी को चुना गया। लेकिन जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हिंदी का सबसे अधिक विरोध हुआ भारत के दक्षिण राज्य में, तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु, कि वहां के लोग तमिल से या तेलुगु से, जो उनकी भाषा है, राजकीय भाषा है, भावनात्मक तौर पे इतने जुड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी आने से उनका हिंदी के लागू करने से उनकी भाषा की अस्मिता पे खतरा है। दक्षिण राज्यों में, दक्षिणी राज्य न कि केवल दक्षिण राज्य के अन्य राज्यों में भी हिंदी का पुरजोर विरोध हुआ। हाँ बिल्कुल। और इसका अक्सर महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है चीज। और इसका कारण केवल राजनीतिक, सामाजिक नहीं, आर्थिक भी था। जी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं आप। अंततः इसका अस्थायी समाधान निकाला गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राजकीय भाषा दर्जा दिया गया और एक त्रिभाषीय शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। राज्यों को अपनी मातृभाषा में राजकीय भाषा घोषित करने की स्वायत्ता दी गई। भारत सरकार व राज्य सरकारों के बीच संचार के लिए हिंदी व अंग्रेजी का उपयोग सुनिश्चित किया गया। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यह व्यवस्था 52 से 65 के बीच में अस्थायी रूप से संविधान में भी, किंतु 1960 के दशक में दक्षिण राज्यों में व्यापक एवं हिंसक हिंदी विरोधी प्रदर्शनों के बाद इंदिरा गांधी ने इसे अस्थायी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। पहले अस्थायी थी, लेकिन समय की मतलब पाबंदी है। तो इस पर थोड़ा संक्षेप में, हालांकि इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, क्योंकि भारत में यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ भी राजनीति से परे नहीं है। खैर ये एक अलग मुद्दा है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे हिंदी भाषा के लिए चुनौती। आखिर ऐसी क्या है जो कि हिंदी भाषा को के विकास में बाधक है, जो बाधा उत्पन्न कर रही है, या फिर लग रहा है कि जो चुनौती के रूप में देख सकते हैं आप? राजकुमार, राज से बात करेंगे, इसे राज को बोलना दीजिए पहले। इसकी चुनौतियों की बात करेंगे सर, तो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चुनौतियां काफी गंभीर है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि देश की राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, इसकी स्वीकार्यता हम लोग करते ही नहीं। स्वीकार्यता ना मिल पाना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। आए दिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गेजेटेड ऑफिसर हों या फिर छोटे आम लोग हों, वो भी अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़वाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं द्विभाषी सिद्धांत को लागू करता है। क्षेत्रीयता मतलब इंग्लिश और हिंदी को एक बांट करके देखते हैं। तो पहले तो जब आप अपने घर में ही हिंदी को सम्मान नहीं देंगे तो ये कतई नहीं कह सकते कि ये वैश्विक स्तर पे जो है फैलेगा या प्रचार प्रसार होगा, ये कभी नहीं कह सकते। आपको घर में ही सम्मान देना पड़ेगा। पहली तो ये कि राजभाषा के रूप में स्वीकार्यता ही नहीं है। रोकना चाहेंगे इस पर, शैलेश कुछ कहना चाहेंगे? ये जो राजकुमार जरूर बोलना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, आप बात कर रहे हैं चुनौती का, तो ये बिल्कुल सत्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी अभी भी राष्ट्रभाषा के दर्जे से बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि इसके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती मैं जहां तक देख पाता हूं कि हिंदी की तकनीकी भाषा के रूप में उपयोग करने में कठिनता है। हमने हिंदी को केवल साहित्य की भाषा बना दिया है, जबकि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए हिंदी को ज्ञान की भाषा बनानी चाहिए। तो तकनीकी भाषा में हिंदी बिल्कुल लागू होना चाहिए, तभी हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। आज अगर आप खुद या किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के से मिले होंगे, जानते होंगे कि इंजीनियरिंग में हिंदी भाषा में नॉट अ सिंगल बुक। तो तकनीकी भाषा में हिंदी का कोई योगदान नहीं है। तो जाहिर है जब भाषा का आपके तकनीकी ज्ञान में योगदान नहीं होगा तो भाषा खुद ब खुद दूर होते जाएगी।
दूसरा जो देख पाते हैं कि जो चुनौती है वो है कि हिंदी की भाषा में जो क्लिष्टता है, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को शुद्ध करने एवं संपूर्ण भाषा बनाने के उत्साह में उसका संस्कृतिकरण आरंभ हो गया। ये ऐसा हुआ कि ये भाषा को जो आम जन थे उससे दूर ले गया, क्योंकि भाषा में क्लिष्टता बढ़ गई। तो जाहिर बात है, जो आम जन है जब उसको उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे या उसको पढ़ के समझ नहीं पाएंगे तो उनको उससे बोरियत होगी। तो जाहिर है वो आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस पर एक जावेद साहब की एक बड़ी अच्छी लाइन थी, हिंदी को उसने खाया जिसने इसको संस्कृत से जोड़ा, और उर्दू को उसने खाया जिसने उसको फारसी से जोड़ा। फारसी से। और जैसे कि आपने एक पुस्तकों के बारे में बात की, मैं खुद का अनुभव बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं रसायन शास्त्र में मैंने स्नातक किया है। तो यदि इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यदि देखा जाए तो रसायन शास्त्र में सामान्य विज्ञान की जो किताबें हैं वो भी आज हिंदी में उपलब्ध नहीं है। और है कि इसके कारण ये हिंदी जो है वो रोजगार की भाषा नहीं बन पाती, रोजी रोटी देने वाली भाषा नहीं बन पा रही है अभी भी। बिल्कुल मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम हिंदी को ज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे तब तक हिंदी का प्रचार प्रसार मुश्किल है। देखिए, जब हिंदी भाषा में क्लिष्टता आई तो इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी भाषा ने उठाया तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी ने इसका हिंदी की जो कमजोरी थी उसका लाभ उठाया और आम जन में फैल गई। आप अक्सर सुनते होंगे एक भाषा, हम लोग अक्सर आपस में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला। वो क्या है? वो हिंदी की जो क्लिष्टता थी वहां पर अंग्रेजी ने अपने शब्दों को भर दिया और वो आम जन की भाषा हो गई। देखिए, ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों से दूसरे क्षेत्र से, दूसरे देशों से जुड़ेंगे तो वहां से सिर्फ हम वस्तु ही नहीं, वहां से कुछ सांस्कृतिक तत्व, भाषाई तत्व भी लेंगे और वो हमें वो शामिल होता जाएगा। ये मैं मानता हूं कि ये एक सतत प्रक्रिया है और ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, आज संपूर्ण विश्व एक आर्थिक जगत है। अर्थ ही पूरे विश्व को प्रभावित करता है। हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं वहां पर भी जो भाषा है उपयोग की जाती है वो अंग्रेजी है। तो अगर हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदी को उस लेवल तक पहुंचाना होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हिंदी का उपयोग करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अपने देश में वो चाइनीज जो मंदारिन भाषा है शायद चाइना की, जो वो उसका उपयोग करता है, मंदारिन। तो हिंदी को भी हमें उस लेवल तक पहुंचाना है। और कुछ चुनौतियां क्षेत्रीय भाषा भी है। जैसे आप जहां रहते हैं आपकी भाषा आंचलिक भाषा होगी। जी, मैं अपभ्रंश अंगिका है हमारी भाषा यहाँ की। हाँ, तो देखिए, क्षेत्रीय भाषा से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन बस कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी को भी उतना ही जाने, हिंदी का भी उतना है, हिंदी में भी पढ़ाई हो, हिंदी में ज्ञान हो, हिंदी में तकनीकी भाषा हो। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया एक उदाहरण हम देना चाहेंगे और बात को खत्म करना चाहेंगे कि अशोक कुमार पांडे, जिन्होंने अभी कश्मीर से रिलेटेड 2 पुस्तकों का लेखन किया है, एक कश्मीर नामा, दूसरा है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। उनसे एक बार बात हुई थी, उन्होंने बहुत रोचक बात बताया था मुझे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर नामा और कश्मीरी पंडित लिखने के लिए उन्हें लगभग 200 किताबों का अध्ययन करना पड़ा और वो 200 किताबें अंग्रेजी में थी। ये अपने आप में साबित कर देता है कि हिंदी हमारी वर्तमान में हिंदी कहां खड़ी है। एक हिंदी का लेखक जिसे हिंदी भाषा में किताब लिखनी है, उसको अपने अध्ययन के लिए अंग्रेजी भाषा में 200 किताबें पढ़नी पड़ती है। यही हमारी कमी है। जब तक हम हिंदी को ज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे, तकनीक की भाषा नहीं बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए हम लोग अभी पीछे खड़े हैं। राजकुमार कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सर इनकी कुछ और चुनौतियों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, जी बोलिए। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि केवल आम जन की भाषा को ध्यान में ना रखा जाए, और ये जो आजकल हम लोग देखते होंगे कि भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा यूपीएससी, वहां भी हिंदी और अंग्रेजी का लड़ाई आज से नहीं सदियों से चली आ रही। अरे उस लड़ाई में और हम सब, हमेशा उस लड़ाई में हम लोग भी थोड़ा बहुत हिस्सा रहे हैं, हमारी भी हिस्सेदारी उस रही है थोड़ी बहुत। उस लड़ाई में हम लोगों की बहुत अहम भागीदारी रही है, खास करके 2010 से अभी तक। और वहां पर बाकायदे पूरी तरीके से ये देखने को मिलता है कि हिंदी और अंग्रेजी की गैप कितनी बड़ी है। इसके लिए और भी वजहें हो सकती है। राज, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मुझे जी लगता है कि ये जो समस्या है हिंदी और अंग्रेजी, ये बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार का है जो जिसको हम लोग इंडिया और भारत बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बारीक ब्रिटिश अंतर। के जाने के बाद, ब्रिटिश जब, चूंकि देखिए ब्रिटिश ने हम लोगों पर कई सौ सालों तक राज किया, तो जो औपनिवेशिक मानसिकता थी वो हमारे अंदर अभी भी है। हम लोग अंग्रेजी, जो हमारी मानसिकता है, हम लोग अंग्रेजी को इलीट भाषा बोलते हैं, और हम लोग एक संभ्रांत वर्ग से जोड़ते हैं, अभिजात्य वर्ग की भाषा। हाँ, तो ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, यही कारण है कि हिंदी को हम लोग गरीब गुरबा, अत्यंत पिछड़ा की भाषा बोलते हैं। और देश की जो एक पढ़ी लिखी आबादी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि देश के बुद्धिजीवी वर्ग, उनके नजर में हिंदी भाषी गवार है, तुच्छ है और पिछड़े हुए हैं। और जो अंग्रेजी बोलता है वे पढ़े लिखे हैं, वे ज्यादा संभ्रांत हैं, वे ज्ञान। ये जो मानसिकता है, यही कारण है कि हमारे देश में, या यूपीएससी से आप इसको जोड़ सकते हैं या किसी भी जोड़ सकते हैं, कि अंग्रेजी और हिंदी में जो विभेद है, ये बिल्कुल उसी प्रकार का विभेद है जो भारत और इंडिया में। छोटा सा उदाहरण लेकर के और आपको समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अभी भी अगर हम लोग हिंदी में बातें करते हैं तो एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है। सामने वाले को लगता है कि कितना बेकार आदमी है, हिंदी में बातें करता है। तो एक ये शर्म वाली भी बातें हैं और हिचकिचाहट भी वाली बातें हैं। और वही मैं अगर इंग्लिश में बातें करता हूँ तो उनको ये चीज बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं किसी को कहता हूँ सुप्रभात तो उनको बड़ा बेकार लगता है, यही कह दो गुड मॉर्निंग तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इस छोटी छोटी डिफरेंस को मैं समझ नहीं पाता। देखिए अब एक और बात है, हम लोग भी आज हिंदी दिवस पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की प्रामाणिकता या प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम पूरी तरह से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अंग्रेजी और अन्य भाषा इतना धसी हुई है। अब जैसे अभी बोले बार बार डिफरेंस, अभी शैलेश जी जैसे बोल रहे थे कि नहीं, अभिजात्य वर्ग के लिए का वो जो अभिजात्य वर्ग दिमाग में ना आकर वो एलिट वर्ड आ रहा था। ये ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम बात में ये चीजें हमारे इर्द गिर्द इतनी घुली मिली है कि हम थोड़ा, ये अंग्रेजी के प्रभाव को दर्शाता है। तो चलिए अब हम इसके यदि समाधान पर बात करें तो राजकुमार, आपको क्या लगता है कि क्या समाधान आपके लिए, कैसे हम इसको कर सकते हैं कि इन चुनौतियों का सामना जो भी है हिंदी के सामने? हमारी तो बहुत सारी चुनौतियों पर तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी हुई, जब आपके सामने चुनौती आती है और आपको पता चलती है कि चुनौती है, तभी हम उसका समाधान भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ देर पहले शैलेश जी ने कहा था कि तकनीकी खामियां हैं हिंदी में, तकनीकी रूप से उपलब्धता नहीं है इनकी, तो नो डाउट ये बिल्कुल सही बात है। आजकल जब हम गूगल पे डालते हैं इंग्लिश में तो वो वेबसाइट के थ्रू जल्दी खुल के आ जाता है, और हिंदी में हम डाल नहीं पाते। तो ये सब बहुत जरूरी है कि आप तकनीकी रूप से हिंदी को इतना प्रमोट करें कि मेरा जो वेबसाइट है या कोई भी विंडो है वो जो है जल्दी से खुल के आ जाए, और आम लोगों तक इंटरनेट की जो पहुंच है वो हिंदी के माध्यम से पहुंचे। और आपने देखा होगा कि ये केवल तकनीकी रूप से, मैं गूगल का उदाहरण दिया, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, किसी भी चीज को आप लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका समाधान कर दे। इसमें और भी
जी। तो चलिए आपकी इस बात को मैं मानता हूँ, और इस वीडियो का जो जो विवरणी होगी मैं उसे हिंदी में ही डाल दूंगा। आपकी बात यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोग छोटे छोटे इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये कभी नहीं हम कह सकते कि ये वैश्विक स्तर पे हम फैला सकें। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत के अलावे भी हिंदी बहुत सारे देशों में बोली जाती है। आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो एक फिजी कंट्री है, वहाँ भी राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। और सूरीनाम भी एक कंट्री है, वहाँ पर जो है उनके क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है हिंदी है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सूरीनाम वाले भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि ये हम कतई नहीं कह सकते कि ये एक जो है सीमित लैंग्वेज है हिंदी, ऐसा नहीं है। वैश्विक स्तर पे मंदारिन के बाद दूसरा लैंग्वेज हमारा ही है, सॉरी हमारा नहीं मतलब हिंदी ही है, और तीसरे नंबर पे फिर इंग्लिश आती है। तो इस वजह से इसको वैश्विक स्तर पे फैलाने के लिए हमने सरकारी भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। तो ये एक स्मरणीय है, बहुत बड़ी बात है कि विदेशों में हम हिंदी सचिवालय खोल रहे हैं ताकि हमारा जो है हिंदी वैश्विक स्तर पे एक पहचान या छाप छोड़ सके। चलिए, आपने सूरीनाम की बात की है, तो सूरीनाम और जो नीदरलैंड में जो लोग रहने वाले, वो जो भारतीय मूल के लोग जो नीदरलैंड में, वो सूरीनाम से ही वहां गए हैं। तो जब आप सूरीनाम के और नीदरलैंड का जिक्र आया, तो उसमें एक राजमोहन जहाजी, इनकी अच्छा। भोजपुरी संगीत जरूर एक बार सुने, बहुत अच्छा है। मतलब जानकर थोड़ा एक गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नीदरलैंड में भी ऐसी भोजपुरी बोली, समझी और सुनी जाती है, ऐसी भोजपुरी संगीत है। शैलेश, आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी, मैं हूँ, राजमोहन जहाजी, सुना होगा आप लोगों ने कभी, इनका नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना हुआ है। चलिए, समाधान पर शैलेश, आप कुछ और बोलना चाहेंगे समाधान के लिए? देखिए, मेरे लिए समाधान, देखिए जहाँ जैसा राज ने पहले कहा कि जहाँ चुनौती है वहीं समाधान होता है। तो मेरे लिए चुनौतियों के बावजूद हिंदी में जो संभावना है वही इसका समाधान लेके आएंगी। संभावनाएं मेरे हिसाब से, इससे कुछ मुद्दों को मैं लाऊंगा या कुछ पॉइंट के रूप में मैं बताऊंगा कि क्या हिंदी भाषा में क्या संभावनाएं हैं। आप देखते हैं कि मीडिया एवं फिल्मों द्वारा प्रोत्साहन जो हो रहा है हिंदी भाषा का, ये हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संभावित एक बहुत बड़ी संभावना है। आप जानते हैं कि देशव्यापी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विस्तार ने हिंदी को देश के कोने कोने में आसानी से पहुंचा दिया है। नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, आप देखते हैं कि गांव का एक लड़का बैठ के भी हिंदी भाषा में फिल्में देख रहा है या वेब सीरीज देख रहा है। तो हम अपनी बात वैश्विक स्तर पर हम भी रख रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड जो हमारा जो हिंदी फिल्म जगत है, जिसको हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड फिल्मों की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में, हिंदी फिल्में आजकल दक्षिणी राज्यों में भी काफी लोकप्रिय होती जा रही है, जो अब दक्षिणी संस्कृति, भाषाओं, कलाकारों एवं कहानियों को साथ में अपना रही हैं, जिससे इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। दूसरा है कि राज ने इस पर चर्चा किया था, इंटरनेट तकनीक। आज हम देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, हम आसानी से हिंदी भाषा में अपने बात को रख सकते हैं सोशल वेबसाइट के पर। तो ये माध्यम भी जो है ये कारण भी है जो हिंदी की स्वीकार्यता को और बढ़ा रहा है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, तत्काल मुझे याद आ गई कि जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इंटरनेट ये बहुत बड़ी माध्यम है, लेकिन अगर हम हिंदी में एप्स की उपलब्ध करवाएं, हाँ उपलब्ध करवाएं, तो ये भी कहीं ना कहीं हिंदी का जो एक विकास है इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे स्वर चक्र वगैरह जैसे एप्लीकेशन है, जो कि हिंदी टाइपिंग में काफी सुविधाजनक बना दिया इन्होंने स्वर चक्र। ऐसे का भी बहुत सारा ऐप देखा होगा, सारा इंग्लिश में ही उपलब्ध है। तो ये अगर हिंदी में उपलब्ध हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता। जी बिल्कुल राज, आपने सही बोला। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी को हम लोग तकनीकी भाषा बनाना पड़ेगा। जो ऐप होता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, वो हिंदी में है ही नहीं। यही कारण है कि जब तक हम लोग हिंदी को तकनीकी भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग ऐसी संभावनाओं पर बात नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे।
हिंदी जब हमारी तकनीकी भाषा बनेगी, स्वतः हिंदी में ऐप आना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक चीज और चंद्रशेखर ने बताना बात किया चाहूंगा स्वर चक्र के बारे में, तो स्वर जी चक्र आईआईटी बनारस, आईआईटी वाराणसी द्वारा बनाया गया है। जी आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, थोड़ा सा फैक्ट चेक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है, ये तो कि आईआईटी आईआईटी की द्वारा तरफ बनाया गया है स्वर चक्र। तो हमें हिंदी को तकनीकी भाषा बनाना बेहद आवश्यक है। हाँ राज, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि 21वीं सेंचुरी में और बदलते समय में अगर भाषा वही जिंदा रह सकता है जो अपने आप को जिसको बदलता रहे। समय के अनुरूप ढाल सके, यही भाषा जिंदा रह सकती है हमेशा की। समय के अनुसार चेंजिंग होना बहुत जरूरी है किसी भी भाषा में, चाहे बिल्कुल। अपने आप में हो या देश के स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो। जिस प्रकार से हम अगर ढालेंगे नहीं, अनुरूप चेंज नहीं करेंगे, तो उसका वर्चस्व जो है कम होता चला जाएगा। इस वजह से समय के अनुरूप ढाल करके हम उसको एक जो है वैश्विक स्तर पे परचम लहरा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल राज, अब समय राज, की पाबंदी बिल्कुल। है, तो अब एक मिनट चंद्रशेखर, हाँ, मैं राज की बात को ही स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि राज ने जी बिल्कुल सही कहा कि कोई भी भाषा स्थिर नहीं रह सकती। निरंतर प्रगति एवं विकास ही भाषा को स्वस्थ एवं जीवित रखती है। जी उसके बिल्कुल लिए अन्य भाषाओं के साथ, संस्कृतियों के साथ आदान प्रदान नित्यंत आवश्यक है। जी इसलिए हिंदी को अपने शब्दकोश बनाने चाहिए, जी हाँ जी और हिंदी को अपने शब्दकोश में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की सहायता से विस्तारित करना चाहिए। बिल्कुल। ये उन लोगों को भी भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करेगा ये प्रयास। भावनात्मक प्रयास, और साथ में इससे हिंदी में जो क्लिष्टता है, जो कठिनता है, वो इसे कम करेगा, और जो इसका प्रयोग नए क्षेत्र व भूभाग के लोग भी आराम से कर पाएंगे। अब सोचिए कि अगर हिंदी के साथ तमिल के साथ हिंदी को जोड़ा गया, ऑक्सफोर्ड एक डिक्शनरी बनाया गया, ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और उसमें तमिल, तेलुगु या क्षेत्रीय भाषा जोड़ दिया गया, तो जो तमिल भाषी लोग वो हिंदी से जुड़ पाएंगे, भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसे अब मॉरिशस की जो भाषा है, क्या उसको जो फ्रेंच और भोजपुरी मिलजुल कर एक नई भाषा के रूप में सामने आई है। एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा चंद्रशेखर जी और शैलेश जी, ऐसा भी हो सकता है कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी प्रमोट कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश बोलते बोलते जो है ना, ऐसा जीभ पे बैठ जाता है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल बोलूं तो किसी को दो राय नहीं होगा कि क्या बोल रहा है ये। अगर मैं रेलवे बोलूं या ट्रेन बोलूं तो किसी को दो राय नहीं होगा कि ये इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि इंग्लिश को अगर हिंदी में डबिंग करके या अनुवाद करके भी हम उसको प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हैं। किसी को अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये स्टेशन बोल रहा है। स्टेशन का मतलब सभी समझते हैं कि क्या होता है, नहीं है। बोलचाल की इतना लैंग्वेज ये बदल गया है कि लोगों की जीभ पर है कि यही स्टेशन होता है। राज ऐसा हो रहा है, राज ऐसा हो रहा है। अभी जो 21वीं सदी की जो नई हिंदी है, उसमें सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, उन शब्दों को हिंदी डिक्शनरी में जोड़ा गया है। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों को हिंदी शब्दकोश में जोड़ दिया गया है हिंदी के रूप में। अब समय की पाबंदी है। अब अंतिम प्रश्न लेना चाहेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में निकलना, क्योंकि ये विवादास्पद हो सकता है। बहुभाषी भारत में सरकार द्वारा हिंदी दिवस या हिंदी भाषा को प्रमोट करना कितना सही है? आखिर हिंदी दिवस ही क्यों? तमिल, कन्नड़, मराठा, असमिया, डोगरी या कश्मीरी दिवस क्यों नहीं? हिंदी दिवस ही क्यों? मेरे ख्याल से चंद्रशेखर, इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था। जो हमारी चर्चा हुई थी, इसका उत्तर उसी में निहित है कि भारत, जैसा जानते हैं कि हमारा भारत अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों, अनेक भाषाओं का देश है, विविधताओं का देश है। तो भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए एक भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाना नितांत आवश्यक है, और इस पैमाने पर हिंदी सबसे खरी उतरती है, क्योंकि हिंदी का जो क्षेत्र है, जो हिंदी भाषा क्षेत्र है, वो अधिक है। तो इसलिए हिंदी इस पैमाने पर सही उतरती है।
इसलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। राज क्या कहेंगे आप? शैलेश जी ने बिल्कुल 100% सही कहा कि और लैंग्वेज की अपेक्षा हिंदी का वर्चस्व और हिंदी बोलने वालों की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस वजह से संविधान सभा के द्वारा इसे प्रमुखता से रखा गया और वर्चस्व मतलब क्या कहते हैं उसे जोर शोर से जो है इस पर वोटिंग की गई। फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक आध परसेंट से जो है हिंदी जो है सफल हो पाई, नहीं तो मुझे लगता है कि कहीं ये भी राजभाषा बनने से चूक जाता। तो इसलिए जो है किसी किसी अन्य भाषाओं से भेदभाव ना करते हुए हिंदी को एक जो है राजभाषा के रूप में चयन किया गया। वैसे इसका जवाब पहले हम लोग जितने क्वेश्चन और आंसर किए हैं उसमें ये सारा संदर्भ ले चुके हैं। हाँ, लेकिन ऐसे सवालों के जवाब पूरी तरह से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है, यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा मानना है कि हिंदी दिवस के स्थान पर ज्यादा बेहतर होगा यदि हम राजभाषा दिवस या मातृभाषा दिवस के रूप में इसको मनाएं और हम अपनी अपनी भाषाओं को प्रमोट करें। क्योंकि अब यदि हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो यहाँ भी अलग अलग भाषाओं में, जो मातृभाषाओं में शिक्षा की बात की गई है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में शैलेश? देखिए, पहले ये बात स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि जहां हम हिंदी दिवस की मनाने की बात करते हैं या हिंदी को अपनाने की बात करते हैं तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा की बात करते हैं। हिंदी को अपनाने के पीछे कारण है कि हिंदी या कोई भी भाषा राजभाषा राजभाषा के रूप में बात करने में जब बात करते हैं राजभाषा, तो राजभाषा का मूल जो उद्देश्य है वो देश को जोड़ना, देश को एक भाषा के रूप में पिरोना। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हिंदी तभी आगे बढ़ेगी जब हम उसे क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, जी बिल्कुल, तभी हिंदी बढ़ेगी। हिंदी का विकास ही क्षेत्रीय भाषाओं के मिलन से हुआ है। हाँ, हिंदी में तो अधिकांश शब्द उर्दू से आए हैं। हाँ हाँ, कह सकते हैं उर्दू कह सकते हैं। ये अधिकांश कहाँ से आया नहीं आया ये शोध या फिर मतलब ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे मिलकर ये बना है। वैदिक संस्कृति से आप अगर देखेंगे 1100 सेंचुरी के आसपास, तो उस समय से इसका विकास माना जाता है। क्योंकि संस्कृत से ज्यादातर जो उर्दू हैं या हिंदी हैं या फिर और भी क्षेत्रीय लैंग्वेज, हम फिर विषयांतर हो रहे हैं अब। तो इस पर क्या कुछ इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कि भारत, बहुभाषी भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये कितना प्रासंगिक आपको लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग सैकड़ों भाषाएं हैं, दर्जनों भाषा तो राजभाषा में शामिल है। वैसे में एक भाषा को के लिए प्रोत्साहन के लिए एक दिवस घोषित करना, मैं एक अलग ढंग से देख रहा हूँ कि मैं हिंदी भाषी के रूप में नहीं, मैं गैर हिंदी भाषी या फिर इन सब से बाहर होकर यदि सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा कभी कभी अजीब सा लगता है। संक्षेप में राज। देखिए सर, अगर आप हिंदी दिवस की चर्चा करेंगे तो हिंदी दिवस हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि मुझे इसे वैश्विक स्तर पे परचम लहराना है। और क्योंकि जिस दिन हम हिंदी दिवस का तारीख रखे हैं, डेट रखा है हमने, उस दिन बहुत सारी सभाएं आयोजित की जाती हैं, सेमिनार आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसे चुनिंदा पाठकों को हम सम्मानित भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदी को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो राज, एक मैं रोकना चाहूंगा, तो इसके साथ और भाषाओं को हम प्रमोट क्यों ना करें? सर, क्षेत्रीय लैंग्वेज अपनी जगह अस्थिर नहीं है, वो भी विकास कर रही है। और क्षेत्रीय लैंग्वेज के बिना हिंदी अधूरी है और हिंदी क्षेत्रीय लैंग्वेज के बिना अधूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी कुछ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, झारखंड में भी कुछ आदिवासियों के द्वारा, उसको भी हमने हिंदी में कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं। जो ज्यादा पॉपुलर मतलब भाषा हो जाती है तो उसको हम हिंदी में जगह देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्षेत्रीय लैंग्वेज के बिना हिंदी पूरी है, कभी नहीं कह सकते। इसलिए सभी की समन्वय से एक हिंदी का विकास हुआ है। माफ कीजिएगा चंद्रशेखर, मैं आपके संदर्भ को समझ नहीं पा रहा हूँ।
जहां जहां हम हिंदी दिवस की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। और संविधान में भी ये नहीं किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने 22 राजकीय भाषाओं को जोड़ा है संविधान में। संविधान जो वर्णित जो अनुसूची है उसमें 22 राजकीय भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये अपने आप में साबित करता है कि हम क्षेत्रीय भाषा को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन चूंकि एक देश में एक भाषा के रूप में हिंदी सबसे नजदीक थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान रहे हैं। लेकिन साथ में हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी साथ लेके चल रहे हैं। संविधान में इसका वर्णन भी है, 22 राजकीय भाषा हम लोग शामिल कर चुके हैं। और भी कई भाषाओं पे बात कर रही है, भोजपुरी वगैरह पे बात हो रही है। आप जिस हिसाब से चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण है कि और क्षेत्रीय लैंग्वेज को का डे नहीं मनाते, केवल हिंदी का डे मनाते हैं हम, तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 6,500 से भी ज्यादा लैंग्वेज है। अगर हम उसका डे मनाने लगे तो मुझे लगता है कि 365 दिन में तो काम नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। चलिए, तो समय की पाबंदी है। तमाम चर्चाओं से हम इस नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि हिंदी में तमाम बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों की जैसे कि देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की हम लोगों ने, या इसे तकनीकी भाषा बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ एक साहित्य की भाषा है। तकनीकी क्षेत्र से भी, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, फिजिक्स हो, भौतिकी हो या अर्थशास्त्र हो, इनकी किताबें हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। जब तक हम विद्यार्थियों को अपनी भाषा, या कहें कि अपनी भाषा को तकनीकी भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक इसका विकास संभव नहीं है। इसके विकास के लिए हमें इसे एक तकनीकी रूप देना होगा, और इन सब के साथ, और तभी हम इसको एक वैश्विक स्तर पर ले जा सकेंगे। क्योंकि एक फ्रांस का आदमी सिर्फ हमारे लिटरेचर को पढ़ने के लिए, हमारी संस्कृति को जानने के लिए हिंदी क्यों सीखेगा, या फिर जर्मनी का आदमी क्यों सीखेगा? जब उसे हिंदी में और संभावनाएं दिखेंगी, जैसे कि आज हमारे छात्रों को चाइनीज में या फिर जापानीज में ऐसी संभावना दिखती है, लोग पढ़ते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी भाषा को ये तकनीकी रूप से समृद्ध करना होगा, तभी इसे वैश्विक स्तर पर स्थान मिल सकेगा। मिलते हैं अब, तब अगले को हम बंद कर दिए। हाँ, अपना अभिवादन तुम लोग शुरू कर दो। धन्यवाद चंद्रशेखर और आज आपका कि आप लोग ने हमें अपने मंच पे बुलाया और हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। कोशिश रहेगी कि ऐसी बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी। वैसे माफी चाहूंगा, मैंने आपको अपने मंच पर बुलाया नहीं है, ये हम सब का मंच है। राज स्ट्रगल संघर्ष स्ट्रगल चैनल पे जो हमें मौका मिला बात करने के आप लोगों से, दर्शकों से, तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे बातें करता हूँ। मैं कोशिश करता रहूंगा ऐसे ही समसामयिक मुद्दे पर आपसे चर्चा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।